हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, कि अमोनिया कैसे बनाते हैं उसको हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ते आ रहे होंगे कि अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोगशाला विधि नहीं पढ़ना है, आप लोग अब केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री में अमोनिया कैसे बनता है उसको जानना है, उसके बारे में जानना है, एक एक स्टेप जानना है। ठीक है, कि अमोनिया कैसे बनता है, उसको बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसके रॉ मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, और उस रॉ मटेरियल के साथ में और क्या क्या चीज़ें लगती हैं और इसके साथ में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे कि जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे वो हेल्डर टोप से जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, उसका फ्लो शीट पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके एग्जाम में फ्लो शीट पूछता है, तो फ्लो शीट बहुत ही ईजी होता है, बस उसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सब एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि रॉ मटेरियल और फीड स्टॉक अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसा कि आप लोग रिएक्शन अमोनिया का जानते होंगे, अमोनिया कैसे बनता है हैबर विधि से। जो अमोनिया का बनाने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो रिएक्शन जो होता है ये होता है। ठीक है, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3 प्लस हीट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब कि ऊष्माक्षेपी, मतलब कि रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, वो टेम्परेचर बढ़ता है और ऊष्मा निकलती है। ठीक, ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर जिसमें ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, ताप बढ़ेगा ही। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों ने ये भी जानते होंगे कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहते हैं वो 1:3 के रेशियो में रहते हैं, एक संबंधित 3 के अनुपात में। जैसे देखिए यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन है तो 3 मोल हाइड्रोजन है। ठीक है, और 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलके हमारा 2 मोल क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन बनाते हैं और कुछ हीट निकलती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्शन में आपके नाइट्रोजन अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे रिएक्शन के हिसाब से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या सोर्स है, नाइट्रोजन हम कहाँ से लाते हैं और हाइड्रोजन कहाँ से लाते हैं, इसके बारे में एक अलग से ही हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोसेस, ये जो है यहाँ पे समझिए कि हमको नाइट्रोजन कहीं से मिल चुका है, हाइड्रोजन कहीं से मिल चुका है। अब इन दोनों को लेके हमको अमोनिया कैसे बनाएंगे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, आप लोग जानते हैं कि एयर में लगभग 79% जो है क्या है ऑफ एयर क्या है, नाइट्रोजन गैस है हमारी। ठीक है, जो रिमेनिंग है वो ऑक्सीजन है, बाकी ऑर्गन वगैरह है। ठीक है, तो और तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो हम लोग एयर से निकाल लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो एयर से नाइट्रोजन निकालने का एक प्लांट होता है, एक इंडस्ट्री अलग से होती है, एयर सेपरेशन यूनिट, ASU। ठीक है, आप लोग नेट पे डालेंगे तो फटाक से आ जाएगा ये एयर सेपरेशन यूनिट, मतलब कि एयर से ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को क्या है अलग करने का एक प्लांट होता है। ठीक है, एक इंडस्ट्री होती है एयर सेपरेशन यूनिट। तो इस प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि ये सब जगह ये नहीं यूज होता है। ठीक है, कहीं कहीं डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एयर को ही ले लेते हैं और एयर से बाद में और प्रोसेसिंग करके और कुछ मेथड से हम लोग केवल नाइट्रोजन ले लेते हैं और बाकी जो उसमें ऑक्सीजन है उसका हम लोग यूज कर लेते हैं कंबस्शन में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हम लोग टेक्नोलॉजी, किस टाइप का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे नाइट्रोजन हम जो एयर सेपरेशन यूनिट है वहां से ले लेते हैं, और जो मोस्टली जो प्लांट है वहां पे क्या होता है, डायरेक्टली जो एयर है उसी से नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में आ जाता है, और बाकी जो ऑक्सीजन होता है एयर में उसका हम लोग कंबस्शन में यूज कर लेते हैं। ठीक है, किसी चीज को जलाने के लिए।
अब ये तो हो गया नाइट्रोजन का बात, शॉर्ट में है, ठीक है, इसका हम लोग अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि गैस, रॉ मटेरियल और फीड स्टॉक। तो ये जो है मेन क्या है, ये हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जो सीन गैस होता है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है उसको सीन गैस बोलते हैं, अमोनिया सीन गैस, ठीक है। सीन गैस में हाइड्रोजन रहता ही है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन के साथ कोई और है तो भी वो सीन गैस ही रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मालूम चल गया। अब हाइड्रोजन को हमको हम कहाँ से प्राप्त करना है, तो हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल गैस होता है हमारे पास NG नेचुरल गैस, रिफाइनरी ऑफ गैसेस होती हैं, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, प्यूरिफाइड कोक ओवन गैस होता है। उसके बाद ये तो हो गया गैसियस रॉ मटेरियल या फीड स्टॉक हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद होता है लिक्विड, ये तो गैस के रूप में हो गया। लिक्विड में क्या होता है, स्ट्रेट रन नेप्था होता है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेट रन नेप्था आप लोग पढ़े होंगे रिफाइनरी में, या फिर नहीं पढ़े होंगे तो आगे मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद एक सॉलिड होता है, कोल होता है, कोल से भी हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो अलग ये डिपेंड कर रहा है कि इंडस्ट्री किस टाइप की है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा हमको फीड स्टॉक लेना है। अब तो क्या हुआ है, जो नेप्था है इससे पॉल्यूशन बहुत हो रहा था, तो इसलिए क्या किया गया, नेप्था को अब बंद कर दिया गया है। बहुत ही कम प्लांट नेप्था पे चल रहे हैं, लगभग निग्लेजिबल ही है, ठीक है। मोस्टली जो अब प्लांट चल रहे हैं वो NG पे चल रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं उनका मकसद ये होता है कि कम से कम पैसे में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, कि जो हमारा प्लांट है वो इफिशियंट हो, ठीक है, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो। तो जो नेचुरल गैस है इससे इफिशियंसी हमारा ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो इसलिए अब जो प्लांट है वहाँ पे मोस्टली नेचुरल गैस का यूज हो रहा है। तो नेचुरल गैस में आप लोग जानते हैं कि मोस्टली जो क्या होता है CH4 होता है, 96% तक CH4 होता है NG में, ठीक है। नेचुरल गैस में 96% तक CH4 होता है, और बाकी जो रिमेनिंग जो 4% इसमें बचा वो C2H6 C2H4 इस टाइप के होते हैं, लेकिन मेन हमारा क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। तो CH4 में आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन है ही और कार्बन भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसकी रिफॉर्मिंग करके, रिफॉर्मिंग एक मेथड होता है हाइड्रोजन प्राप्त करने का नेचुरल गैस से, स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। वो भी अमोनिया प्रोडक्शन जो है, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग का ही एक पार्ट होता है, लेकिन हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग अमोनिया पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग रिफॉर्मिंग भी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ये नेचुरल गैस से हम लोग ये हाइड्रोजन कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी बस आप इतना समझिए कि नेचुरल गैस से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम रिफॉर्मिंग के द्वारा, क्या, स्टीम रिफॉर्मिंग, स्टीम रिफॉर्मिंग एक मेथड होता है। तो वहां से क्या करते हैं हम लोग, CH4 से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन और CO और CO2 प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो जो CO है उसको क्या करते हैं, CO2 में कन्वर्ट कर लेते हैं रिएक्शन करा के, इसका एक अलग इसका एक रिएक्शन होता है, ठीक है। और जो CO2 होता है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारा क्या बच जाता है, केवल हाइड्रोजन बच जाता है, ठीक है। तो इसी हाइड्रोजन का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और उनका जो रेशियो है वो मेंटेन कर लेते हैं 1:3 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया रॉ मटेरियल के बारे में। अगर आपसे एग्जाम में कभी भी अमोनिया बनाने के लिए या अमोनिया सिंथेसिस गैस या हाइड्रोजन के लिए अगर आपसे फीड स्टॉक के बारे में पूछता है, तो आप ये लिख देंगे, रॉ मटेरियल और फीड स्टॉक पर गैस, लिक्विड, सॉलिड करके ऐसे आप क्लासिफाई करके लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि प्लांट में इन फीड स्टॉक के अलावा और क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं। ऐसा थोड़ी कि फीड स्टॉक से ही हमारा बस अमोनिया बन जाता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए, पावर, मतलब कि बिजली। बिजली क्यों चाहिए, पंप हम यूज करते हैं, कंप्रेसर यूज करते हैं, तो उनको चलाने के लिए हमको पावर चाहिए, ठीक है। स्टीम, कहीं किसी चीज को हमको गर्म करना हो, हीट करना हो, तो उसके लिए स्टीम चाहिए। कूलिंग वाटर, किसी चीज को ठंडा करना है तो कूलिंग वाटर का यूज करते हैं। सर्विस एयर यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट एयर, जो भी हमारे
कंट्रोल वाल्व वगैरह लगे रहते हैं इक्विपमेंट में, उनको ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट एयर है, सर्विस वाटर यूज होता है। तो ये सारे यूटिलिटी हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन भी है, ये भी एज ए यूटिलिटी काम होता है, एज ए यूटिलिटी काम करता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये रिएक्शन है, ये कैटालिटिक रिएक्शन होता है कि कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है अमोनिया प्रोडक्शन में, आयरन बेस्ड कैटलिस्ट होता है विथ प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर क्या होते हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आयरन बेस्ड कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद अब थोड़ा रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा ये कि इतनी ऊष्मा यहाँ से निकल रही है, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर देखें इस स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, तो इतना ऊष्मा निकल रहा किलो जूल प्रति मोल। अब जो रिएक्शन था पीछे, या फिर जो ये रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक नियम पढ़ा होगा, ली चैटेलियर नियम। क्या? ली चैटेलियर्स नियम या प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के द्वारा देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे देखिए 1 मोल है और ये 3 मोल है और ये 2 मोल है, मतलब कि जो रिएक्टेंट हैं ये 1 + 3 ये कितने हैं, 4 मोल है, और जो ये प्रोडक्ट है इसका जो मोल है 2 है, मतलब कि 4 मोल से 2 मोल हो रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो जो ये लीच एटेलियर्स नियम है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लास एटेलियर नियम, जो यूपी बोर्ड से हैं उनके लिए, तो वो नियम बताता है कि अगर किसी रिएक्शन में नंबर्स ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो हाई प्रेशर पे फेवर करता है, मतलब कि वो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है या अच्छे से होता है रिएक्शन, वो कब, हाई प्रेशर पे। कब? जब किसी रिएक्शन में नंबर्स ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो रहे हो। देखिए यहाँ पे 4 मोल था, 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन का, और दोनों मिलके 4 मोल हो गए, और 4 मोल से क्या हो रहा है, 2 मोल हमारा अमोनिया बन रहा है। तो 4 मोल से हमारा 2 मोल, मतलब कि नंबर ऑफ मोल डाउन जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है इस नियम के द्वारा कि हमारा जो ये रिएक्शन है, मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने का, ये हाई प्रेशर पे फेवर करेगा, ठीक है। हाई प्रेशर, जितना हाई प्रेशर रहेगा उतना ही अच्छा रिएक्शन होगा हमारा। ये फॉरवर्ड जो होगा, ये जो ऊपर वाला तीर दिखा रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तभी हमारा अमोनिया बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया पहला, प्रेशर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है टेम्परेचर का। ये जो ली चैटेलियर्स नियम है, ये टेम्परेचर के बारे में भी बताता है कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या ऊष्माक्षेपी है, आप लोग जानते होंगे ऊष्माक्षेपी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको जरूरत ना बताने की, आप लोग होशियार हैं। तो अगर कोई रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है तो वो जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पे फेवर करता है, मतलब कि जो प्रोडक्ट, जो हमारे रिएक्टेंट है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनके टेम्परेचर हम जितना ही कम रखेंगे वो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, मतलब उतना ही अमोनिया बनेगी। तो ये जो हो गया, एक तो हाई टेम्परेचर हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे ज्यादा अमोनिया बनेगा, लो टेम्परेचर पे ज्यादा बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर इस रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और ये है कि जो अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है, एक तो हो गया प्रेशर का, पहला प्रेशर का हो गया नियम, दूसरा टेम्परेचर का, तीसरा होता है कंसंट्रेशन का, कि जो अमोनिया है, अमोनिया का कंसंट्रेशन इसमें रिएक्टेंट में जितना ही कम रहेगा उतना ही ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब कहने का मतलब, इसको उल्टा समझते हैं कि अगर सपोज करिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है प्योर है, इसमें कुछ और चीज मिक्स नहीं है, लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हम क्या करें, थोड़ी सी अमोनिया डाल दें, यहाँ पे इसी रिएक्शन में क्या करें, प्लस अमोनिया कर दें, थोड़ी सी अमोनिया डाल दें इसी रिएक्टेंट के साथ में, तो ये क्या जो होता है, रिएक्शन क्या होता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगता है,
ठीक है, मतलब कि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये अमोनिया का बनना कम हो जाता है, मतलब कि जिस चीज को बनाना है अगर वो हम पहले से ही दे देंगे तो वो रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, या भी होता है तो स्लो हो जाता है, ठीक है, उसका कन्वर्जन कम हो जाता है। तो एक तो हो गया कंसंट्रेशन का। तो 3 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और लो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, मतलब कि अमोनिया होनी ही नहीं चाहिए इसमें, जो हम यहाँ पे फीड दे रहे हैं, जो हम उसमें इनलेट करा रहे हैं अमोनिया रिएक्टर में, जो हम लोग इनलेट कराएंगे, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है उसके साथ में अमोनिया नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया इसका ली चैटेलियर्स जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा जो ये ग्राफ बने हुए हैं इसको भी समझ लेते हैं, जो मैंने बताया वही चीज है, ये भी थोड़ा सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में, आप लोग स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं डिटेल्स में जानबूझ के पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ एक जगह मिल जाए, भटकना ना पड़े, ठीक है, और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो अच्छा लगेगा हमको भी। तो ये ग्राफ देखिए यहाँ पे, ये जो पहला ग्राफ यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ में क्या है, टाइम दिया हुआ है, ये क्या है, टाइम, देखिए यहाँ पे लिखा भी है टाइम, ठीक है। और इस जो एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे क्या हुआ, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं ये जो कि 1 मोल है और ये 3 मोल है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन से नीचे है, ये जो पॉइंट है हाइड्रोजन का, ये जो पॉइंट है नाइट्रोजन का। सपोज कर लेते हैं कुछ मोल हाइड्रोजन का रहा होगा, कुछ मोल नाइट्रोजन का, लेकिन 1:3 के रेशियो में रहे होंगे, ठीक है। तो जब दोनों रिएक्शन करना चालू हुए तो देखिए, अब रिएक्शन करना चालू होंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होंगे, कंज्यूम होंगे, खर्च होंगे, क्योंकि उससे अमोनिया बनेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए अब इनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे डाउन जा रहा है, हाइड्रोजन भी डाउन जा रहा है, नाइट्रोजन भी उसी रेशियो में डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब ये डाउन जाएंगे इसका मतलब कि अमोनिया बन रहा है, ठीक है। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सब साथ में चल रहा है, ये एक साथ चल रहा है सब। तो एक कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के जो कंसंट्रेशन है वो डाउन जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, और ये अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ये बी है, पॉइंट बी पे आके क्या होता है, देखिए इस पॉइंट पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो भी रहा हो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, वो देखिए एक लाइन, सीधी लाइन हो जा रही है, और ये भी नाइट्रोजन भी सीधी लाइन हो जा रहा है, अमोनिया भी सीधी लाइन हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब वो किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के जो है, जो टाइम वाला ग्राफ है उसके पैरेलल हो जा रहा है, उसके समानांतर। इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ में क्या हो रहा है, अब जो ये हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन और अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लिया है इस पॉइंट पे। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में चेंज हो रहे हैं उतना ही अमोनिया क्या हो रहा है एक टाइम के बाद, और वो टाइम क्या है, यही जो पॉइंट बी वाला टाइम, भले ही वो 10 मिनट का हो या जो भी 2-4 घंटे का हो, ठीक है, वो बात की बात है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो भी नाइट्रोजन इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच किया है, प्राप्त किया है, कब, पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे क्या होगा, जो भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया में चेंज होंगे इस रिएक्शन के द्वारा, ये जो ऊपर वाला एरो लगा हुआ है, तो उतना ही क्वांटिटी क्या होगा, नाइट्रोजन अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा, जो अमोनिया होगा वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जितना ये अमोनियम बना उतना ही अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो इसलिए क्या होता है, इनका कंसंट्रेशन यहाँ पे समान हो जाता है, ठीक है। तो एक समस्या ये भी आती है अमोनिया को बनाने में कि ये इक्विलिब्रियम रीच नहीं करने देना हमको, ठीक है, इक्विलिब्रियम को ब्रेक करते रहना है क्योंकि हमको अमोनिया बनाना है। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में दिखा दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन देखिए यहाँ पे टाइम के साथ में क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कि ये ऊपर वाला जो है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है वो बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी के साथ में क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम रीच कर रही है। तो ये चीज दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब जो है उसका ग्राफ है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमको क्या चाहिए बनाने के लिए, नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ से मिल सकता है बता दिया, हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है वो बता दिया। अब इसके बाद का प्रोसेस जो है वो हम लोग
लोग पढ़ेंगे कैसे, फ्लो शीट के माध्यम से, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग। तो ये फ्लो शीट है माफ कीजिएगा, इसको देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान है, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं इसको, ठीक है। तो आप लोग ये जो भी बॉक्स बने हुए हैं E02, E01B, इनको देख के घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये जो है अमोनिया रिएक्टर है R01, ठीक है, R01 और ये R02, यहाँ पे दो रिएक्टर, अब जो मोस्टली जो प्लांट हैं अब उसमें दो रिएक्टर यूज होते हैं, तो यहाँ पे भी दो रिएक्टर है, और ये जो रिएक्टर का इनलेट है। तो जो टेम्परेचर जो रिएक्शन हो रहा था कितने पे हो रहा था, जो प्रेशर था 145 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जी, और टेम्परेचर कितना था 370 के राउंड था, ठीक है। तो इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे हमको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, और वो भी 1:3 के रेशियो में चाहिए, ठीक है। तो अभी आप मान के चलिए यहाँ पे कि जो ये लाइन जो आ रही है, जो एरो दिखाया हुआ है यहाँ पे 145 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जी, ये भी एक दाब का मात्रक है, आप लोग एमपी में पढ़ेंगे, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस में कन्वर्जन वाला जो चैप्टर है वहाँ पे ये भी एक प्रेशर का मात्रक होता है, तो ये इस रूप में मात्रक है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है 260 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब ये रिएक्टर में जा रहा है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर तो हमको 260 चाहिए, 370 चाहिए, अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 260 ही डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो ये रिएक्टर है इसके अंदर एक हीट एक्सचेंजर रहता है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर आप लोगों के HTO में दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब कि ऐसा कोई इक्विपमेंट जिसमें हीट का आदान प्रदान होता है, हीट कोई हीट लेता है तो कोई हीट देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब कोई जो गैस है इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये 1:3 के रेशियो में रहते हैं। जब ये रिएक्टर के अंदर यहाँ पे आया लाइन, ठीक है, और यहाँ पे दो तरफ से इंटर कर रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दिख रहे हैं दो एरो दिखाया हुआ है, ये ब्लू वाले दो जगह से इसमें अंदर जा रहे हैं, इन हो रहे हैं, और ये अंदर जाने के बाद क्या होता है, जो इसमें अंदर एक्सचेंजर होता है यहाँ पे ऐसे करते इसके भीतर जाते हैं, और आपको बताया था कि जो ये रिएक्शन है अमोनिया बनने का, ये एक्सोथर्मिक है, मतलब कि रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो रिएक्शन होने के बाद जो टेम्परेचर बढ़ता है, उसी टेम्परेचर से क्या करते हैं, इस 260 वाले को क्या करते हैं हम लोग 370 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, और वो जो होता है टेम्परेचर इसके अंदर ही होता है, ठीक है। बाहर तो 260 का जाता है, लेकिन अंदर जाके इस हीट एक्सचेंजर में जाता है, और इस हीट एक्सचेंजर में जो अमोनिया के प्रोडक्शन में ऊष्मा उत्पन्न हुई, उसी ऊष्मा का हम लोग यूज कर लेते हैं, और उसी ऊष्मा से इस 260 वाले को 370 तक कर लेते हैं, ठीक है। और वो 370 होने के बाद क्या होता है, रिएक्शन होना चालू होता है, ठीक है। और इस रिएक्टर में बेड होते हैं, कैटलिस्ट के बेड होते हैं, मतलब कि इसके अंदर कैटलिस्ट भरा होता है और उसके दो बेड होते हैं, ठीक है, अलग अलग बेड होते हैं। कैटलिस्ट बेड मतलब कि सपोज करिए कोई हमारे पास टंकी है, यहाँ तक कुछ भर दिए हैं, अगर आपको मिट्टी भरना हो तो यहाँ तक कुछ मिट्टी भर दिए हैं, यहाँ तक कुछ बालू भर दिए हैं, तो इसको बोलते हैं ये मिट्टी का बेड है, ये बालू का बेड है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, एक बेड हो गया, ये दूसरा बेड हो गया, इसी तरीके से इसके अंदर भी कैटलिस्ट भरे रहते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर प्रेशर कितना हो गया 145 kg, और टेम्परेचर कितना हो गया 370 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, अब चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अब हमारे पास टेम्परेचर कितना अंदर हो गया था 370 पे रिएक्शन करेगा, तो मतलब कि अब 370 से ज्यादा ही टेम्परेचर आएगा, क्योंकि जो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो देखिए कितना आ गया 443 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया टेम्परेचर हो गया, जो रिएक्शन होने के बाद आउट हो रहा है, ठीक है। ये आउटलेट दिखाया हुआ है रेड वाले लाइन से, ये आउटलेट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जो आउटलेट है वो 443 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। और प्रेशर जो है 145 यहाँ पे था, तो यहाँ पे ड्रॉप होके, चूंकि यहाँ पे इसमें कैटलिस्ट के बेड है अंदर, ठीक है, सब कैटलिस्ट भरा हुआ है, तो थोड़ा सा प्रेशर का लॉस होता है, ठीक है। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि कहीं से आप पाइप से या फिर किसी
बेड से आप फ्लूइड को गुजारते हैं, गैस को गुजारते हैं, तो प्रेशर का लॉस होता है। तो ये 145 से थोड़ा बहुत लॉस होकर 143 144 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मेन चीज टेम्परेचर है, प्रेशर तो लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर आता रहेगा। अब ये जो हीट उत्पन्न हुआ, इस हीट को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास दूसरा जो रिएक्टर है R02, इसमें भी जो हमको टेम्परेचर चाहिए इसके इनलेट में, वो भी 380 के अराउंड चाहिए, ठीक है। 380 के अराउंड के जो सेकेंड रिएक्टर है, जो अमोनिया सेकेंड कन्वर्टर है, उसके जो इनलेट में टेम्परेचर कितना चाहिए 380, और इसके जो रिएक्शन के लिए चाहिए कितना 370। तो इसका तो हो गया। अब चूंकि यहाँ पे 443 है और इसके इनलेट में हमको टेम्परेचर चाहिए कितना 380, तो 443 से 380 में हमको लाना है, तो मतलब इसको कुछ ठंडा करना पड़ेगा। तो जो इसका उष्मा है, इसी उष्मा से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम बना लेते हैं। ये BFW इन हो गया और ये स्टीम हो गया हमारा, ठीक है। जो ये E01A है, ये एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेस्ट हीट बॉयलर। वेस्ट हीट बॉयलर WHB मतलब कि वेस्ट हीट बॉयलर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम पानी देते हैं और ये जो इसका ट्यूब साइड है, वहां पे ये जो हमारी गैस आई, ये गई, ये उष्मा अपनी क्या हुई, जो इसमें पानी है सेल साइड में, उसको पानी को दिया, पानी गर्म होकर स्टीम बन गया, ठीक है। अब स्टीम हमको जहाँ यूज करना कर लिया, ठीक है। अब चूंकि ये ठंडा हो गया होगा, क्योंकि अपनी उष्मा कुछ दे दिया, स्टीम बनाने में खर्च हो गया इसका उष्मा, अब तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन होके 380 आ जाता है, ठीक है। अब 380 हमको चाहिए भी इतना। अब प्रेशर कितना 142 हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप यहाँ भी होता है इसके क्रॉस। तो अब जाता है ये सेकेंड रिएक्टर में R02 में। अब यहाँ पे क्या होता है, 17% तक हमारा कन्वर्जन हो जाता है, मतलब कि जो भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम दिए थे, उसका 17% तक क्या होता है, इसके आउटलेट में कन्वर्जन हो जाता है। मतलब कि जो रिएक्टर हमारा 1 है, R01 जो रिएक्टर अमोनिया का, इसमें जो कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का हाइड्रोजन में, वो 17% तक होता है। बाकी जो 83% है वो कन्वर्ट नहीं होता है अमोनिया में, ठीक है। वो सब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, बचे पड़े हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रिएक्टर यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जो अभी आप लोग को जो हम लोग ली चैटेलियर नियम जो हम लोग पढ़े थे, उसमें ये था कि अमोनिया का कंसंट्रेशन जो है, इनके साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से इससे हम अमोनिया बना रहे हैं। तो जो अमोनिया का कंसंट्रेशन है, इसके इनलेट में अमोनिया नहीं होना चाहिए। अगर इनलेट में अमोनिया होगा तो क्या होगा, अमोनिया जो बनने का हमारा रेट कम हो जाएगा, बनने का रेट जो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन कम कन्वर्ट होगा। ये कौन सा नियम है, ली चैटेलियर नियम से, में जो कंसंट्रेशन वाला टर्म्स था वहां से है, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ पे होगा, चूंकि अब रिएक्शन R2 में होगा, R02 में जो सेकेंड कन्वर्टर है। अब चूंकि इसके इनलेट में क्या हो गई, अमोनिया भी आ गई, यहाँ पे क्या है, अमोनिया भी है, ठीक है। अमोनिया भी है, नाइट्रोजन भी है, जो ये लाइन है जो इसमें जा रही है, इसमें क्या है, अमोनिया भी है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका कन्वर्जन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो केवल जो इसका जो दूसरा रिएक्टर इसमें जो कन्वर्जन होता है, वो केवल 3% होता है, ठीक है। तो 17A और ये 3A, तो टोटल मिला के, दो रिएक्टर मिला के हमारा क्या होता है, 20% का कन्वर्जन होता है, ठीक है। 20% का कन्वर्जन। तो अब क्या होगा, अब चूंकि यहाँ भी रिएक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत भले ही कम हुआ, लेकिन अब टेम्परेचर यहाँ भी इंक्रीज होता है। तो 380 से इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है आउटलेट में, ये जो लाइन आई देखिए, ये लाइन जो आई है, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, ये वाली लाइन, ये 422 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, ठीक है। अब जो 422, ये वाली लाइन जो है आ रही है यहाँ पे देखिए, अभी इस लाइन का जो टेम्परेचर है 422। अब चूंकि अमोनिया का मात्रा इसमें थोड़ा और बढ़ गया होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि अब तो अमोनिया जो हमारा बनना था बन गया। अब उसमें क्या है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और साथ में उसमें हीट है। अब हमको क्या करना है कि जो अमोनिया बन गया उसको सेपरेट करना है, उसको अलग करना है, और जो नहीं बना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, उसको भी अलग करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक ही उपाय हमारे पास है कि जो भी गैस है इसको ठंडा किया जाए, ठीक है। तो ठंडा करेंगे तो जो हमारा अमोनिया है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, कंडेंस हो जाएगी,
और जो हमारा हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, एक हमारा गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है हमारे वो गैसियस फॉर्म में हो जाएंगे, जो अमोनिया हमारा वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सेपरेट कर लेंगे, लिक्विड जो अमोनिया उसको हम अलग कर लेंगे, जहाँ कोई काम में लेना है उसको काम में ले लेंगे, बाकी जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच गया गैसियस फॉर्म में उसको वापस हम लोग क्या करते हैं, फिर रिएक्टर में ही डाल देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, और उसको हम लोगों ने हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की है, उसके लिए पूरा रिफॉर्मिंग किया हुआ, स्टीम रिफॉर्मिंग सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसको रिसाइकिल कर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि हीट जो इसमें बचा उससे हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं आगे आगे कैसे हम लोग उसको यूज करते जाते हैं। तो जो सेकेंड रिएक्टर है 422 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला यहाँ पे, और 141 के आसपास 141 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जी जो उसका प्रेशर भी मिल गया। ठीक है, क्योंकि इनलेट में 142 था यहाँ पे प्रेशर, तो इसके आउटलेट में 1 kg का ड्रॉप होता है, मान के चलते हैं, तो 141 होगा। ठीक है, तो अब 422 से हमको अब ठंडा करते जाना है। तो अब 422 से अब क्या करते हैं, एक हमारा आता है और यहाँ पे एक और बॉयलर है, यहाँ पे एक तो हो गया। जो R01 के आउटलेट में हमारा एक बॉयलर था, इसी तरीके से R02 के आउटलेट में भी एक बॉयलर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे पानी इसमें देंगे हम लोग, बॉयलर फीड वाटर BFW, बॉयलर फीड वाटर इन होगा इसमें, और यहाँ पे क्या होगी, स्टीम बन के निकल जाएगी। ठीक है, ये स्टीम बन जाती है, ये स्टीम है। तो अब 422 से कुछ ठंडा होगा, क्योंकि अपने उष्मा दे दिया स्टीम बनाने के लिए। तो ये 422 से क्या होता है, ये इन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये आउट हो गया यहाँ पे। अभी कितना हो गया इसका टेम्परेचर, 341 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो ये BFW इन हुआ, इसको क्या करते हैं, जो BFW इन होगा ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, इसको देखेंगे अभी। तो 341 आया, अब इसको और ठंडा करना है। ठीक है, जब तक ये कंडेंस नहीं होगा तब तक इसको ठंडा करते जाना है, हमारा मकसद क्या है, ठंडा करना। तो अब ये आया हमारा ये E02 में। ठीक है, E02 क्या है, बॉयलर फीड वाटर प्री हीटर। ठीक है, जो बॉयलर फीड वाटर है उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये बॉयलर फीड वाटर आया वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसमें अब पानी डालते हैं। अब वो पानी क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी टेम्परेचर कम हो गया तो यहाँ स्टीम नहीं बन पाता है, केवल पानी को गर्म करता है। तो वही गर्म वाला पानी क्या होता है, अगर इसको हम लोग ऐसे करके ला दें यहाँ पे, तो वही वाला पानी इन दोनों में चला आता है। ठीक है, यहाँ पे इसको मिला सकते हैं ऐसे करके, लेकिन इसको कोई जरूरत नहीं है, आपको बस अमोनिया से मतलब है, इसको आप समझने के लिए है। तो आप यहाँ से कहीं पानी लाए, इसमें डाले, और ये पानी गर्म हुआ, और यही पानी क्या है, बॉयलर में आ गया, यहाँ से स्टीम बन गया। ठीक है, तो इसी पानी को हम लोग ठंडा पानी इसमें डालते हैं, और इस ठंडे पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वही बॉयलर फीड वाटर हो जाता है, और उसको हम लोग फिर यहाँ बॉयलर में डाल देते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि ये फिर हीट इसका कुछ कम हो गया होगा, तो 341 यहाँ पे इसमें इनलेट हुआ E02 में, और 295 डिग्री सेल्सियस पे आउट हो रहा है। ठीक है, ये आउट हो गया, यहाँ पे देखिए ये आउट हो गया। अब ये 295 इसको अब और ठंडा करना है। तो और ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, इसको हमारे पास ये हॉट हीट एक्सचेंजर है, ये हॉट हीट एक्सचेंजर, हॉट हीट एक्सचेंजर E03 को हम लोग बोलते हैं हॉट हीट एक्सचेंजर। ठीक है, जहाँ पे हॉट हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे आया 295 इसमें इन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आउट कितना हो रहा है, 71 डिग्री सेल्सियस का इसमें से आउट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे और ठंडा हुआ। ठीक है, यहाँ पे ठंडा हो गया। अब कैसे ठंडा हो रहा है अभी थोड़ा सा हम लोग बाद में देख लेंगे इसको। अभी केवल हम लोग गैस को, इसका जो गैस का जो रास्ता है कहाँ कैसे जा रहा है उसको देखते हैं। अब ये 295 का इसमें इनलेट हुआ E03 में, और ये 71 का आउट हुआ। अब 71 का आया हमारा वाटर कूलर में, E04 हमारे पास क्या है, एक वाटर कूलर है। इसमें जो हम कूलिंग वाटर शुरू में पढ़ते यूटिलिटी में, वो यहीं पे यूज होता है। ठीक है, इसमें ट्यूब साइड में क्या होता है, कूलिंग वाटर डालते हैं, तो कूलिंग वाटर से इसको क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। तो 71 डिग्री सेल्सियस का इसमें इन हो रहा है, देखिए यहाँ पे आया ये लाइन, और ये दो पार्ट में डिवाइड होके एक ऊपर से एक नीचे से इसमें इन हो रहा है, और फिर इसी तरीके से ये आउट भी हो जा रहा है, एक ऊपर से एक नीचे से। तो 71 का इसमें इन हुआ, और ठंडा होने के बाद कितना हो गया, 39 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसका हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर हो जाता है वो लगभग आपका
135 केजी के आसपास हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 145 चला था, तो यहाँ से आते आते आपका जो प्रेशर लॉस होते होते यहाँ पे जो प्रेशर हो जाता है वो 145 केजी तक हो जाता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जी, और टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो अमोनिया है थोड़ी थोड़ी क्या होती है, अब कंडेंस होना चालू हो जाती है, ठीक है। पार्शियली, मतलब कि सारी अमोनिया नहीं, बस थोड़ी बहुत कुछ, मतलब स्टार्ट हो जाता है कंडेंस होना इस पॉइंट पे, ठीक है। मतलब कि अभी आगे इसको और भी ठंडा करना है, ठीक है। तो अब ये आया 39 डिग्री सेल्सियस का, E04 से अब आएगा कहाँ पे, E05 में। यहाँ पे क्या करते हैं, 39 डिग्री सेल्सियस का इन करेगा और आउट कितने का होगा, 34 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। 34 डिग्री, मतलब 39 से ये 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ और कंडेंस हो गया होगा, ठीक है। अब ये आता है इसको बोलते हैं क्या, E05 को सेकेंड कोल्ड एक्सचेंजर, ठीक है। सेकेंड कोल्ड एक्सचेंजर, सेकेंड कोल्ड एक्सचेंजर, जैसे इसको हॉट एक्सचेंजर बोले थे, हॉट हीट एक्सचेंजर, इसी तरीके से इसको सेकेंड कोल्ड एक्सचेंजर, ठीक है। तो सेकेंड कोल्ड एक्सचेंजर में आया ये, और यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस का इन किया और 34 डिग्री सेल्सियस का ये आउटलेट हो गया, ठीक है। अभी इसको और ठंडा करना है, तो ये E06 है, फर्स्ट चिलर है, ठीक है, फर्स्ट चिलर है। यहाँ पे अमोनिया को बहुत ही ठंडा करते हैं। तो अब 34 का इसमें इन हुआ, ठीक है, 34 डिग्री सेल्सियस का ये इन हुआ। उसके बाद और ये 19 डिग्री सेल्सियस का यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। 34 का इन हुआ, देखिए 34 से टेम्परेचर कितना डाउन हो गया, 19 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से ठंडा हुआ, अब ये आ गया E06 से E07 में जाएगा ये E07। इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट कोल्ड एक्सचेंजर, फर्स्ट कोल्ड एक्सचेंजर, ठीक है। फर्स्ट कोल्ड एक्सचेंजर में आया। अब यहाँ पे इनमें इनलेट कितना हो रहा है, 19 डिग्री सेल्सियस का, यही वाला तो इन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये 19 का इनलेट हुआ और जब इसका आउटलेट हुआ ये हो गया कितना, 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, पूरा का पूरा जो अमोनिया वो कंडेंस हो जाती है। तो जो इसमें अमोनिया होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, और जो अमोनिया है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब यहीं से ये जो लाइन लिखा है पर्ज गैस, थोड़ा इसको यहाँ पे समझना है कि जब आपको हाइड्रोजन हम जब बनाए स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस से, तो वो मेन जो क्या था हमारा CH4 था, ठीक है। तो CH4 से हमने क्या क्या बनाया था, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। CH4 से स्टीम रिफॉर्मिंग का जो प्रोसेस है उसमें CH4 से हमने क्या बनाया था, CO बनाया था, CO2 बनाया था और H2 बनाया था। तो जो CH4 है, ये जो CO होता है, ये जो इसमें कैटलिस्ट यूज होते हैं R01 में और R02 में, ये उसके लिए पॉइजन का काम करता है। अभी मैं कैटलिस्ट के बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, पॉइजन का काम करता है। तो इसलिए इस CO को क्या करते हैं, वापस हमारे पास एक मेथनेटर होता है, एक रिएक्टर टाइप का, उसमें क्या करते हैं, CO को CH4 में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये जो CH4 होता है वो हाइड्रोजन के साथ में आ जाता है। जो हम लोग हाइड्रोजन लिए थे बनाने के लिए अमोनिया शुरू में, उसके साथ में थोड़ी बहुत मात्रा में CH4 का भी रहता है, क्योंकि जो CH4 है वो जो अमोनिया रिएक्टर है इसके लिए क्या होता है, एज ए इनर्ट काम करता है, अक्रिय गैस की तरफ काम करता है। तो जो मतलब हाइड्रोजन जो भी गैस आ रही है यहाँ पे, मैं आपको इसलिए नहीं बताया शुरू में कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन लिया हुआ है इसके साथ में क्या है, CH4 भी है। CH4 कहीं भी पूरे आप इस ग्राफ में देखेंगे तो कहीं भी ये रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इस CH4 का कुछ क्या होता है, हमारा कोई काम नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसी CH4 को हम क्या करेंगे, यहाँ से पर्ज आउट करेंगे, ठीक है। तो पर्ज आउट करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन भी जाएगा, हाइड्रोजन भी जाएगा और CH4 भी जाएगा, ठीक है। तो अभी उसको आप लोग बाद में देखिएगा, अभी क्यों करते हैं अभी मालूम चल जाएगा आपको। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस का हमको क्या हो गया, अमोनिया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमको मिल गया। अब ये आगे रहा हमारे पास, आ गया E08, ये जो है सेकेंड अमोनिया चिलर है,
क्या, सेकेंड अमोनिया चिलर। अब यहाँ पे और ठंडा हुआ, ये 10 डिग्री सेल्सियस का इसमें इन हो रहा है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस का इसमें इन हो रहा है, और जो इसे आउट होगा वो कितने का हो रहा है, -6.5 डिग्री सेल्सियस का आउट होगा यहाँ से, ठीक है, कितने का, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे इन हुआ, ठीक है, तो अभी आप लोग इसको देखते आइए, ठीक है, अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको आप, अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है, ये समझिए कि ये चीज़ यहाँ पे इन हुई और जो इसका आउटलेट टेम्परेचर है E0 वाट का जो सेकेंड अमोनिया चिलर है, इससे जो आउटलेट टेम्परेचर होता है वो -6.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे 135 kg के आसपास है। अब ये आ गया यहाँ पे B01 में, B01 मतलब ये अमोनिया सेपरेटर, अब यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया को सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिक्विड अमोनिया होगी वो बॉटम में चली जाएगी, जो भी हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन हुआ प्लस हाइड्रोजन हुआ, उसके बाद थोड़ी बहुत अमोनिया इसमें भी होगी, और जो लिक्विड ये गैस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, ये गैस फॉर्म में रहेंगे, और जो लिक्विड अमोनिया वो हमारा इसके बॉटम में आ जाएगा, ठीक है, तो ये अमोनिया सेपरेटर हो गया। तो इस तरीके से जो गैस यहाँ पे निकली उसका भी टेम्परेचर कितना होगा, इतना ही, जो इसमें इन हो रहा है गैस 135 और -6.5, उसका भी टेम्परेचर जो गैस निकल रहा है उसका भी दोनों का सेम होगा, मतलब जो इसमें इन हो रहा है उसका भी और जो आउट भी हो रहा है उतना उसका भी, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो केवल सेपरेट हो रहे हैं, जो गैस वो गैस वो ऊपर से निकल जा रही है, जो लिक्विड है वो नीचे से निकल जा रही है, ठीक है, तो जो अमोनिया लिक्विड यहाँ निकल गया हमारी पूरी अमोनिया बन गई है, वो सेपरेट कर लिया हमको, अब B01 में आ गई, चूंकि यहाँ पे 135 kg प्रेशर है, हमको क्या करना है, इसका प्रेशर कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रेशर कम करना पड़ेगा, तो ये आया -6.5 डिग्री सेल्सियस और 135 kg पे, ये हमारे पास एक लेट डाउन वेसल होता है, यहाँ पे क्या होती है, फ्लैश होती है, ठीक है, फ्लैश मतलब कि यहाँ पे प्रेशर इसका डाउन कर देते हैं, बड़ा सा टैंक होता है लेट डाउन वेसल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको डालते हैं जब, तो अमोनिया फ्लैश होती है, ठीक है, फ्लैश होने के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी और ठंडी होती है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे और ठंडी होती है, और ये ऑफ गैस जो है यहाँ से निकल जाता है, ऑफ गैस मतलब ये कि जो यहाँ पे उस प्रेशर पे कंडेंस नहीं हो पाएगी, वो ऑफ गैस हो गई, ठीक है, तो उसको यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं ऑफ गैस, ठीक है, और इस ऑफ गैस में क्या होता है, अमोनिया होती है, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो जो अमोनिया है इसको हम लोग रिकवर करने के लिए हमारे पास एक ऑफ गैस रिकवरी प्लांट होता है, वो अलग की बात है, तो उस प्लांट में हम लोग भेज देते हैं, जो अमोनिया वहाँ से रिकवर होता है उसको हम लोग फिर वापस ले लेते हैं, ठीक है, तो अब हमको अमोनिया मिल गया यहाँ पे, अब इस अमोनिया को हम लोग क्या करते हैं, अब हमको इसको स्टोरेज टैंक में यहाँ से भेज देते हैं, स्टोरेज टैंक में भेजें या यूरिया प्लांट में भेजें, यूरिया बनाने के लिए भी हमको अमोनिया चाहिए, तो यहाँ से हम लोग उसको यूरिया प्लांट में भेज देते हैं, और फिर शायद स्टोरेज टैंक को, अमोनिया स्टोरेज टैंक वहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है, अब जो यहाँ से गैस निकली उसका जो प्रेशर है 135 डिग्री सेल्सियस है, और -6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, तो अभी आप लोग देखते आ रहे होंगे कि जो यहाँ पे था हॉट हीट एक्सचेंजर, जो उसमें गैस आ रही थी, ये वाली रेड वाली लाइन, ये इनकी थी 295 पे और 71 पे आउट हुई थी, ठीक है, तो आखिर ये किससे ठंडा हुआ था, ठीक है, तो वो ठंडा जो हुआ था वो यही वाली गैस है, वो घूम के जा रही है वहीं पे, अभी देखिए कैसे कैसे जा रही है, अब जो ये गैस हुई इसी गैस से हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा भी करते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे -6.5 आया, अब इसको क्या किए हम लोग, हमारा आया एक इसमें ये E07 में आ गया हमारा, जो फर्स्ट कोल्ड एक्सचेंजर था, इसीलिए इसको फर्स्ट कोल्ड एक्सचेंजर भी बोल रहा है, ठीक है, जो -6.5 टेम्परेचर है यहाँ पे, ये इसी से क्या करते हैं, इसमें
जो हमारा 19 डिग्री सेल्सियस का जो इसमें इन हो रहा है उसको ठंडा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल साइड में गया और इस सेल साइड से बाहर हो गया। अब चूंकि ये ठंडा अपने जो इसमें ठंडा है वो, अब ये ठंडा इसको दे रहा है, ठंडा कर रहा है, तो खुद गर्म होगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो -6.5 से इसका जो टेम्परेचर है इस वाली लाइन का, ये यहाँ पे देखिए जो आउट हुआ है, यहाँ पे ये गया इसमें सेल में, और ये जो आउट हुआ वो 14 का हो गया, ठीक है। मतलब कि खुद क्या हुआ, दूसरे को खुद ठंडा कर दिया। जो 19 वाला है उसको ठंडा कर दिया। देखिए 19 वाला कितने पे निकल रहा है, 10 पे निकल रहा है, और खुद कितने पे निकल रहा है, खुद का टेम्परेचर बढ़ा लिया और दूसरे का क्या किया, घटा दिया, ठीक है। मतलब एक उष्मा ले रहा है, एक उष्मा दे रहा है। तो उष्मा दे कौन रहा है, ये वाला दे रहा है उष्मा, 19 वाला इसको क्या कर दिया, -6.5 से 14 कर दिया, ठीक है। अब ये 14 वाला आया E05 में, अब E05 में आया और ये 14 वाला का टेम्परेचर क्या होगा, अब इसमें इन कौन हो रहा है, 39 वाला इन हो रहा है, देखिए यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब इसको ठंडा, ये जो आउट हो रहा है कितने पे हो रहा है, 34 पे हो रहा है, ठीक है। तो अब ये 14 वाला क्या होगा, चूंकि ठंडा है तो अब जो 39 वाला है इसको गर्म कर देगा और अपने कुछ ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो 39 वाला क्या किया, 14 वाले को थोड़ा सा इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। 14 से क्या हो गया, ये 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो जो यहाँ पे इन हुआ, ये यहाँ पे देखिए ये आउट हुआ, ये यहाँ पे आउट हुआ, और ये यहाँ पे इन हो गया 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अब खुद अपने 34 पे हो गया। उसके बाद अब ये कंप्रेसर के इनलेट में गया, ठीक है। ये कंप्रेसर है, ये जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है मैंने इस टाइप से चतुर्भुज टाइप का, ये K01 जो लिखा हुआ है कंप्रेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंप्रेसर के सेक्शन में गया, 133 डिग्री सेल्सियस जो प्रेशर है, 133 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इसमें इंटर हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सीन गैस कंप्रेसर, सीन कंप्रेसर या सीन गैस कंप्रेसर। तो इस कंप्रेसर में क्या हुआ, कंप्रेस करेंगे इसको, इसका प्रेशर बढ़ाएंगे 133 डिग्री सेल्सियस से आगे तक 145 तक। तो जो बढ़ा है तो यहाँ पे इसका जो कंप्रेस होने के बाद प्रेशर कितना हो जाता है 148 और टेम्परेचर 49, ठीक है। तो अब ये आया, देखिए कहाँ पे जा रहा है ये, अब ये आया यहाँ पे जो हमारा हॉट हीट एक्सचेंजर था, ठीक है, हॉट हीट एक्सचेंजर। तो जो हमारी गैस आ रही थी यहाँ पे, अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो ये गैस आई थी यहाँ पे, ये वाली रेड वाली लाइन जो आ रही है यहाँ पे, ये वाली, इसका टेम्परेचर कितना था 295, ठीक है। अब ये ठंडा हो रहा था, आपको शुरू में बताया था मैंने, 295 से 71 हुआ था। तो कैसे हुआ था, ये अपना हीट किसको दिया, तो वो अपना हीट इसी 49 वाले को दिया था। तो ये 49 वाला देखिए कितने का हो जाएगा, 49 वाला देखिएगा कितने का हो जाएगा, 49 वाला देखिए ये एंटर किया यहाँ पे और ये आउट हो रहा है यहाँ से। अब ये देखिए कहाँ जा रहा है, अब ये देखेंगे तो आपको यही मिलके आ जाएगा कितना, ये 260 डिग्री सेल्सियस। तो यही इनलेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब ये साइकिल चलती रहती है, चूंकि यहाँ पे कुछ अमोनिया बना, अब ये जो यहाँ पे मेकअप दिखाया हुआ है, चूंकि जो अमोनिया बन गया, जो 17 + 3% जो अमोनिया बना, 20% करना, उतना ही क्या करते हैं यहाँ से मेकअप करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ पर्ज गैस भी निकालते रहते हैं, क्योंकि जो बताया था कि जो हाइड्रोजन के साथ में जो मेथेन है वो भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो वो भी इस सर्किट में पूरे घूमता रहता है। तो चूंकि हम बार बार उसमें मेकअप कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन के साथ में क्या CH4 की क्वांटिटी भी थोड़ी थोड़ी आती रहती है, ठीक है। तो उस CH4 कहीं इसमें कंडेंस नहीं हो रहा है, तो फालतू का इसमें घूमता रहता है। घूमते रहने से बार बार सर्कुलेट हो रहा है, एक ही चीज कई बार सर्कुलेट हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है CH4 की, ठीक है। और काफी बढ़ जाती है तो उसको क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम लोग निकाल लेते हैं। तो चूंकि इस पॉइंट से निकालने पे वो उसमें नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होता है और CH4 भी होता है, ठीक है। तो वहां से इसको हम लोग क्या करते हैं, ये अलग हमारा एक प्लांट होता है, पर्ज गैस रिकवरी यूनिट, PGRU, वहां पे भेज देते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये चीज है। तो CH4 को हम लोग इसलिए यहाँ पे एज ए इनर्ट काम करता है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और यहीं पे क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सारी अमोनिया है वो कंडेंस हो गई है, ठीक है। उसमें अमोनिया कम से कम रहती है गैस फेज में, इसलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहीं से जहाँ से निकालते हैं जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट से हम मेकअप भी कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से मेकअप किया। अब इसकी साइकिल को आप लोग देखेंगे यहाँ से, तो जो मेकअप गैस है ये यहाँ से आई और ये गई यहाँ पे, ठीक है। अब जब मेकअप गैस इसमें मिक्स करते हैं तो जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये और थोड़ा सा डाउन हो जाता है, वो 6 के आसपास हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। मेकअप करने से एडियाबेटिक कूलिंग होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 का टेम्परेचर है, वहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इनलेट में, ठीक है। तो ये कोल्ड हुआ और कोल्ड हुआ, ठीक है, ठंडा होते ही जाता है। और आपको एक चीज और मिला, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे E08 में, मतलब जो सेकेंड अमोनिया चिलर है, और E06 जो फर्स्ट अमोनिया चिलर है, इसमें जो सेल साइड है इसमें कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जाता है, आप इसका एक और पार्ट होता है अमोनिया प्रोडक्शन का, रेफ्रिजरेशन यूनिट, रेफ्रिजरेशन सेक्शन, ठीक है। तो उस सेक्शन से इसमें क्या करते हैं हम लोग, गैस लाते हैं, ठंडी गैस लाते हैं, और उसी ठंडी गैस से इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ये आप ऐसे दिखा सकते हैं कि कोल्ड अमोनिया फ्रॉम रेफ्रिजरेशन सेक्शन, इसको जो इनलेट है इसको लिखा सकते हैं ऐसे, आप लिख लीजिएगा कोल्ड अमोनिया फ्रॉम रेफ्रिजरेशन सेक्शन फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया टू हॉट अमोनिया, चूंकि अब क्या हो गई होगी, चूंकि अब खुद हॉट हो गई होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे हॉट अमोनिया टू रेफ्रिजरेशन सेक्शन। और सेम वैसे इसका भी है, इसमें भी रेफ्रिजरेशन सेक्शन से अमोनिया आती है, कोल्ड अमोनिया, और ये चली जाती है फिर हॉट अमोनिया होके फिर उसी सेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पार्ट। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये मेकअप हुआ और ठंडा हुआ, यहाँ पे और ठंडा हो गया, और ठंडा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे और ठंडा हो गया। और ये ठंडा होने के बाद क्या है, अब देखिए यहाँ से ठंडा है, ठीक है। अब ठंडा इसके पास है, ठंडापन है, तो ये ठंडापन क्या होती है, अब खुद गर्म होती जाएगी। यहाँ से देखिए इसका लाइन देखते जाइएगा, ये ब्लू वाली लाइन अब यहाँ पे आई, यहाँ -6.5 से ये 14 हो गया यहाँ पे टेम्परेचर, फिर ये 14 से फिर इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 33 हो गया। अब बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर, क्योंकि अब ये दूसरे को क्या करते जा रही है, ठंडे करते जा रही है, तो अपने गर्म भी होती जा रही है साथ साथ में, ठीक है। अब 33 हुआ, फिर यहाँ पे 49 हो गया, 49 से इसका टेम्परेचर कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पे 49 से ये आया, और फिर ये आया यहाँ पे, और ये 49 से फिर यहाँ पे कितना हो गया, 260 हो गया यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेकअप चलता रहेगा, मेकअप यहाँ चलता रहता है, और ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ से, अगर आसान तो आपको यहीं से लेगा, आप लोग यहाँ से बनाइएगा, ठीक है, फिर बाद में जोड़ दीजिएगा। आपको यहाँ से आए सेकेंड फर्स्ट रिएक्टर में अमोनिया बना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा, जो टेम्परेचर बढ़ा उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं स्टीम बनाने के लिए। तो स्टीम बनाने के लिए हमारा क्या है, वेस्ट हीट बॉयलर है। अब यहाँ पे अब इसका जो आउटलेट जाएगा ये सेकेंड रिएक्टर में जाएगा। अब यहाँ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा, अब इस टेम्परेचर का यूज कर लेंगे हम लोग, स्टीम बनाने में कर लेंगे, ठीक है। अब स्टीम बनाने के बाद जो निकली इसका भी टेम्परेचर 341 हो गया, ठीक है। अब फिर इस टेम्परेचर को क्या करते हैं हम लोग, वाटर को गर्म करने में, जो बॉयलर में वाटर जा रहा है स्टीम बनाने के लिए, उसको गर्म करने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ से 295 इसका टेम्परेचर हो गया। अब फिर ये किस में आया, आया हमारा हॉट हीट एक्सचेंजर में आया। यहाँ पे और टेम्परेचर डाउन हुआ, 71 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डाउन हुआ, और फिर इसको फिर गया है किसमें, वाटर कूलर में। वाटर कूलर में टेम्परेचर कहाँ पे हो गया, 71 से 39 पहुंच गया। 39 से फिर ये कहाँ पे गया, सेकेंड कोल्ड एक्सचेंजर में। सेकेंड कोल्ड एक्सचेंजर में जो इसका टेम्परेचर है 39 से कितना गया, 34 हो गया। अब 34 से फिर इसमें गया है फर्स्ट अमोनिया चिलर में। फर्स्ट अमोनिया चिलर में क्या हुआ, टेम्परेचर 34 से कितना हो गया, 19 हो गया। अब फिर 19 के बाद ये जो फर्स्ट अमोनिया चिलर के बाद कहाँ पे जा रहा है, ये फर्स्ट अमोनिया चिलर के बाद कहाँ पे जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये गया सेकेंड अमोनिया चिलर में, सॉरी माफ कीजिएगा, फर्स्ट अमोनिया चिलर के बाद में कहाँ पे गया, ये फर्स्ट कोल्ड एक्सचेंजर में। फर्स्ट कोल्ड एक्सचेंजर के ट्यूब साइड में गया, देखिए ऊपर से आया ट्यूब साइड में गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर 19 से कितना हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद इसका मेकअप यहाँ पे कर रहे हैं, इससे इसका टेम्परेचर एडियाबेटिक कूलिंग की वजह से 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 6 से क्या हो गया, -6.5 हो गया, और प्रेशर 135 के आसपास है। यहाँ पे क्या हो गया, सारी की सारी अमोनिया कंडेंस हो गई रहती है। अब इसको हमको सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या अमोनिया सेपरेटर है, ठीक है। अमोनिया सेपरेटर जो कि यहाँ पे प्रेशर कितना 135 kg है, इस प्रेशर को हमको कम करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेट डाउन प्रेशर कर दिया। लेट डाउन प्रेशर में प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, 24 kg। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब अमोनिया यहाँ से हम लोग यूरिया प्लांट में या अमोनिया स्टोरेज में जहाँ यूज करना है कर लेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे जो गैस हुई, गैस, अब देखिए क्या है, यहाँ से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में चले, यहाँ से आए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्या है, कोल्ड वाला जो जो हॉट गैस है, ठीक है, जिसमें अमोनिया बन गई, वो क्या है, वो धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है, देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन जो यहाँ पे गैस निकली यहाँ से, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, गर्म होते जा रही है, दूसरे को ठंडा कर रही है, और दूसरे को, और अपने खुद गर्म हो रही है। देखिए यहाँ पे ये 6.5 है यहाँ पे, और ये ऐसे करके ये चलती जा रही है यहाँ पे। तो ये साइकिल चलता रहता है। आप इसको एक दो बार बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल्स में पढ़ते हैं, और भी क्या चीज़ें हैं इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है वो जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे इसके कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कि जो कैटलिस्ट होता है, अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। जो इट इज ए ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है, ये आयरन का ब्लैक ऑक्साइड होता है जो Fe3O फॉर्म में, विच इज रिड्यूस्ड टू Fe, मतलब कि जो Fe3O4 है इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन को हमको निकालना है, ठीक है। तो वही कह रहा है, रिड्यूस करना, मतलब ऑक्सीजन को निकालना मतलब रिड्यूस करना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन करना है, ठीक है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन को निकालना है यहाँ पे। तो रिड्यूस टू Fe, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा तो केवल Fe बचेगा। वही कह रहा है बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के द्वारा हाइड्रोजन से हम इसका रिएक्शन कराते हैं, तो जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बना लेता है, और ये आयरन केवल फ्री हो जाता है, ठीक है, और ये पानी हो जाता है। तो इस रूप में हमारा कैटलिस्ट काम करता है। अब इस कैटलिस्ट के साथ में क्या होता है, कुछ प्रमोटर भी यूज होते हैं। प्रमोटर मतलब कि जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को, उसकी क्रियाशीलता को जो बढ़ा देता है, उसे प्रमोटर कहते हैं, ठीक है, और खुद एज ए कैटलिस्ट काम नहीं करता है। तो इसमें तीन तरह के कैटलिस्ट प्रमोटर यूज होते हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ठीक है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एज ए प्रमोटर काम करते हैं इसमें, ठीक है। प्रमोटर मैंने बता दिया इसका मतलब क्या होता है, और इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो 2 से 5% के आसपास होते हैं, बाकी जो होता है वो आयरन होता है, ठीक है। साइज जो होता है इनका 6 से 10%, 6 से 10 mm साइज पिलेट्स फॉर्म में, पिलेट्स फॉर्म मतलब कि इस टाइप से छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, जैसे बंदूक की गोली रहती है ना, इस टाइप से पिलेट्स फॉर्म में इस तरीके से इनका शेप रहता है, ठीक है। जैसे आप पेंसिल का नोक अगर आप तोड़ें उसका, तो टूटने के बाद जो ग्रेफाइट वाला पोर्शन इस टाइप से दिखता है ना, तो उस टाइप से रहता है, ठीक है। तो 6 to 10 mm साइज पिलेट फॉर्म में, ठीक है। ये पिलेट्स मतलब उसका किस शेप है उसको बता रहा है। जो ये कैटलिस्ट यूज होता है, कन्वर्जन एफिशिएंसी उसकी 17 से 30% होती है, ठीक है। और किस टेम्परेचर पे, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पे। और इस कैटलिस्ट के लिए पॉइजन कौन कौन काम करते हैं, जो पानी है इस कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करता है, ऑक्सीजन है इस कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करता है, CO है, CO2 है, सल्फर है, और सल्फर कंपाउंड लाइक H2S, COS, SO2 और NO, और जो ऑयल है वो भी इसमें, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इस कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करती हैं, मतलब उसके क्रियाशीलता को कम कर देती हैं, ठीक है। और जो एक कैटलिस्ट होता है इसका जो लाइफ टाइम होता है 2 से 3 साल तक ये काम चलता है, ठीक है। तो ये हो गया कैटलिस्ट के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं। जैसे नोट में बताया हुआ मैंने, स्पेस वेलोसिटी इज वेरी फ्रॉम 20,000 से 25,000, ठीक है, मैक्सिमम 50,000 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस वेलोसिटी क्या होता है अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। स्पेस वेलोसिटी इज वेरी फ्रॉम 20,000 से 25,000, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 50,000 तक। उसके बाद CH4 एक्ट एज एन इनर्ट नॉट पॉइजन इवन इन केस ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका CH4 का कंसंट्रेशन जो है, जो हमारा सर्किट था पूरा, जो इधर से जा रहे थे, एक तरफ से जा रहे थे फिर और इधर से भी जा रहे थे, तो जो पूरा सर्किट था उसमें CH4 जो घूमता रहता है, जो हम लोग बाद में पर्ज कर रहे थे, PGRU करके था जो यूनिट,
वो एज ए इनर्ट काम करता है, कोई पॉइजन का काम नहीं करता है। उसके बाद है हायर द स्पेस वेलोसिटी हायर प्रेशर विल बी फेवरेबल, ठीक है, जितना ही ज़्यादा हमारा ये स्पेस वेलोसिटी होगा उतना ही हायर प्रेशर जो होगा फेवरेबल करेगा वो, ठीक है। हायर अमोनिया इन द रिएक्टर इनलेट लोअर द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनटू अमोनिया, जो मैंने आपको बताया था ली चैटलियर नियम के द्वारा। अमोनिया रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये भी मैंने बताया था आपको। कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बताया था शुरू में मैंने। जो टोटल कन्वर्जन होता है वो 20% होता है, 17% है पहले रिएक्टर में, 3% दूसरे रिएक्टर में, ठीक है। अब स्पेस वेलोसिटी आया, इसका क्या करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। इसका यूनिट जो होता है पर आवर होता है, ठीक है, या आवर या इनवर्स कर लें या मिनट इनवर्स कर लें, ठीक है। तो जो ये दिया हुआ है ये इसका यूनिट हम मान के चलिए पर आवर या पर मिनट करके, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपके पास कोई रिएक्टर है, ठीक है, रिएक्टर में एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का बेड है ये, ठीक है। तो अब इसमें आप ऊपर से गैस जा रही है और नीचे से निकल रही है रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। ये ऊपर से इन हुआ यहाँ पे और ये आउट है, ठीक है। तो सपोज करिए अगर स्पेस वेलोसिटी अगर 5 आवर पर आवर है, 5 यूनिट पर आवर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गैस का फ्लो है वो जिस कंडीशन पे है, जिस प्रेशर या टेम्परेचर पे है, उस पे इस रिएक्टर को 1 घंटे में 5 बार पार करेगी। मतलब कि जो भी ये वॉल्यूम है इसका, इस वॉल्यूम को उस फ्लो पे, उस टेम्परेचर पे, उस प्रेशर पे 5 बार इसमें से फ्लो होगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है स्पेस वेलोसिटी का। तो आप समझ सकते हैं अगर किसी का वेलोसिटी जो है स्पेस वेलोसिटी 20,000 है, तो उसका मतलब कि वो 1 घंटे में इसको 20 बार क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा काफ़ी डिटेल्स में हो गया। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।